हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एमबाइब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए जनरल स्टडीज के 600 क्वेश्चंस निकाले थे, जिसमें से आज हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 501 से लेकर क्वेश्चन नंबर 600 तक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप हमारी एमबाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे साथ मिलकर के अपने सपने को अचीव करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन टू एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। और भाई साहब कहते हैं ना कि युद्ध का जो बिगुल है वो बच चुका है। और भाई साहब अब रणभूमि की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब कल सुबह जो है 9 बजे युद्ध लड़ा जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 501 देखिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बात है बेटा, सुनिएगा। ठीक है, हाँ जी, यहां पर बहुत बढ़िया है। इसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है आपको मालूम ही होगा। और आपको यह भी मालूम है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में है, जिसे हम स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल सिटीजन्स पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या बात है। ग्राम पंचायत इन इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बहुत आसान है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा, आपको मालूम है लोकतंत्र भी दो तरह का है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर देश की जनता देश में जो है क्या करती है, वो देश के फैसलों में जो है इंटरफेरेंस होता है। मतलब देश में जो भी फैसले होंगे उसमें देश की जनता का इंटरफेरेंस होता है, तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है सीधे जो है बेटा देश की जनता जो है वो देश के फैसलों में भी इंटरफेयर कर सकती है, जिसे रिफरेंडम डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो हमारी इनडायरेक्ट होती है उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। नाइदर वन नाइदर टू। क्या करते हो यार, आखिरी दिन का पेपर है और आखिरी दिन में ऐसी गलतियां करोगे तो भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा। सो राइट आंसर बेटा यहां पर डी होगा। एमबाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए मॉक टेस्ट वहां पर लाइव हैं, खुद को जाकर सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपकी सारी फेवरेट किताबें हमने वहां पर लगा दी हैं। हमारी एआई बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसे आप वेबसाइट से भी सीधे जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ने ऐप को डाउनलोड जरूर किया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग द राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। तो पूछा गया है कि कौन से हमारे डीपीएसपी को आप चैलेंज नहीं कर सकते फॉर वायलेटिंग द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, तो पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। क्या बात है, बिल्कुल इजी सामने दिख रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो भैया, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल सही है। जल्दी जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो जाहिर सी बात है कैन नॉट बी चैलेंज। तो कौन से चैलेंज नहीं किए जा सकते? तो जाहिर सी बात है कि ये चैलेंज नहीं हो सकता और ये चैलेंज नहीं हो सकता। सो राइट आंसर विल बी सी। 1 and 3 इज द राइट आंसर। तो सी यहां पर बिल्कुल सही है। 1 and 3 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। 502 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा गया है नवी अनुसूची के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए देखते हैं। इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इट वाज ब्रॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 18 जून 1951 टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। द इंकल्जन ऑफ एनी लॉ अंडर द 9th शेड्यूल रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और चौथा स्टेटमेंट यहां पर जो है वो ये कहता है, it was brought under the purview of judicial review by the Supreme Court in the
किहोटो होलोहन केस, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। हाँ जी, जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 503। सो पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो जुडिशियल रिव्यू, आप जानते हैं कि हमारे 9 शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है, लेकिन बेटा ये जो है किहोटो होलोहन केस में नहीं लाया गया था। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 503 का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 503 का राइट आंसर विल बी डी। आज मैंने कहा है कि आज पेपर का लेवल टफ है बेटा, इतना इजीली आप नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है, क्या बात है। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपको मालूम है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं, इनका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच है। आपको मालूम है कि डीपीएसपी का कंसेप्ट दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में आया था? तो मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का कंसेप्ट सबसे पहले दुनिया में स्पेन में आया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ठीक है, और स्पेन से कॉपी किया था उसे आयरलैंड ने, और आयरलैंड से कॉपी किया था हमने। सो डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, और आयरिश के बाद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। सो राइट आंसर विल बी ए। बहुत अच्छे, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटा कहते हैं ना कि मैं रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं थकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं, मैं कल एग्जाम में जो है डंडे उखाड़ कर झंडे गाड़ कर आऊंगा, बेटा याद रखिएगा, ठीक है, हाँ जी, तब है जीवन का असली मजा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स कैन बी एब्रोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ फास्ट, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 505 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बेटा, ठीक है, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स कैन बी एब्रोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बेटा सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज में नहीं होता है, पैरामिलिट्री में भी हो सकता है, पुलिस फोर्स में भी हो सकता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हो सकता है। सो राइट आंसर कौन सा है? कोई भी नहीं है, सारे के सारे गलत हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर विल बी डी। सारे के सारे गलत हैं भैया जी, राइट आंसर डी हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वॉज टू। हाँ जी, आप सोचोगे सर ये आपने कहां से पूछ लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 हमने तो कभी सुना नहीं बेटा, ये ब्रिटेन में पास हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 भी था एक, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, lay the foundation of a representative and popular government in India, consolidate all the preceding acts of the parliament concerning British India, or consolidate all the ordinances passed by the Governor General of India related to the national security। हाँ जी, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वॉज टू, क्या था? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो बेटा इसका जो मेन एम था वो ये था कि कंसोलिडेट ऑल द प्रोसीडिंग्स एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट कंसर्निंग ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही है। तो सारे एक्ट्स जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्हें कंसोलिडेट करने का इसको काम दिया गया था। बिल्कुल सही है, राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, कोई बात नहीं मुकेश काले, आगे बढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? हाँ जी, तो बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, तो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत है उसको कहां से देखा जाता है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ जी, जल्दी बताओ। तो हमने जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत है, हाँ जी, ये कहां से हम देखते आ रहे हैं, इसको कहां से आप ट्रेस कर सकते हैं? फास्ट,
तो बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो शुरुआत है भारत में, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, कूल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the preamble. It was adopted by the Constituent Assembly after the draft constitution had been approved. It was not voted upon by the Constituent Assembly. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताइएगा। 508 को देखिएगा। हाँ जी बेटा, आज थोड़े से यूनिक क्वेश्चन आपको इसलिए दिए हैं ताकि अगर कल को एग्जाम में कुछ बहुत यूनिक आ जाए तो आप उसे गलत ना करें, ठीक है। जल्दी बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। प्रियम्बल तो सबको मालूम है, प्रियम्बल से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। इट वॉज एडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन अप्रूव्ड। बहुत बढ़िया, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। इट वॉज नॉट वोटेड, इट वॉज नॉट वोटेड अपॉन बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल गलत है बेटा, इट वॉज वोटेड। हाँ जी, चलिए, बिल्कुल गलत है बेटा, कॉफी नहीं है, चाय भी नहीं है, गर्म पानी है, क्योंकि गले में थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 508 का राइट आंसर 1 ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज ए, ठीक है, जल्दी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, which of the following charter act recommended the codification of the penal code and the criminal procedure code by Lord Macaulay। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि लॉर्ड मैक्यूले, हाँ जी, लॉर्ड मैक्यूले एक व्यक्ति थे जो कि भारत में आपके विलियम बेनेटिक के समय हुआ करते थे। इन्हें भारत में फादर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम भी कहते हैं, और इन्हीं के कहने पर 1835 में भारत में जो है अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। तो इन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो पीनल कोड्स हैं, आईपीसी हैं, उन्हें जो है हमें क्या करना चाहिए ठीक है, उसे कोडिफाई करना चाहिए। तो ये कहां पर इन्होंने कहा गया था, बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर विल बी द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज द राइट आंसर। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है बिल्कुल सही है, शाबाश, मैंने इसे सबमिट किया एंड यस, इट इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। हाँ जी, तो कौन से संवैधानिक संशोधन में जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटकर 18 साल हो गई थी, जल्दी बताओ। आपको मालूम है कि पहले हमारे देश में वोट डालने की उम्र 21 साल थी, लेकिन अब हमारे देश में वोट डालने की उम्र जो है वो मात्र 18 साल है। तो वोट डालने की उम्र कब कम की गई थी? आपको मालूम है राजीव गांधी जी की सरकार के दौरान इसे कम किया गया था 1989 में, और वो बहुत ही फेमस कानून है जिसका नाम है 61 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। पहले हमारे देश में वोटिंग एज 21 साल थी, उसे हटा के 18 साल कर दिया गया। बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट, विच कमिटी वॉज फॉर्म टू डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? अरे यार, ये तो सबको मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसे डिफाइन कौन किया था? भाई साहब, ऐसे महान आदमी थे, क्या बताऊं, इन्होंने ऐसी बाउंड्री बनाई भारत और पाकिस्तान के बीच, इतने बड़े देश के बीच। इन्होंने क्या किया कि भैया, इंसान का घर इंडिया में रह गया, ऑफिस पाकिस्तान में चला गया, मायका भारत में रह गया, ससुराल पाकिस्तान चला गया, घर भारत में रह गया, खेत पाकिस्तान चले गए। तो भाई साहब, ये भी महान आदमी थे, इन्होंने 2 महीने में भारत की पूरी बाउंड्री खींच दी। इतना बड़ा ज्योग्राफिकल कंट्री की बाउंड्री 2 दिन में खींच दी आपने। बिल्कुल सही है, राइट आंसर सिरिल रैटक्लिफ साहब हो जाएंगे। रेडफील्ड कमेटी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल नंबर 32। हाँ जी, जल्दी बताओ। It gives the Supreme Court and the High Court the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। It is included in the Part 3 of Constitution, therefore itself a fundamental right। Dr. Ambedkar called it as a very soul of the Constitution। An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated। क्या बात है, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी।
पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो राइट आंसर सबसे ज्यादा इजी आपको यहां दिख ही रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 512 में राइट आंसर यार तुम्हारे सामने है। An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated। बिल्कुल सही है, राइट आंसर बेटा यहां पर डी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन does the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया enjoys the power to withhold his assent to any bill? जल्दी बताइए कि तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं किस अनुच्छेद के तहत किसी भी बिल को साइन करने से रोक सकते हैं? 63, 108, 109 या 111? जल्दी बताओ यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे राष्ट्रपति महोदय जल्दी बताइएगा। तो एसेंट टू द बिल्स, तो राष्ट्रपति जो हैं बिल को जो साइन करते हैं वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो राष्ट्रपति जो हमारे बिल को साइन करते हैं वो कौन से आर्टिकल में है? तो बिल्कुल सही है, एसेंट टू द बिल्स राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 111 में बताया गया है। डी इज द राइट आंसर। 111 आपको उसी दिन बताया था, इसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही फेमसली इसे नेल्सन के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन? भाई साइमन कमीशन के बारे में सबने सुना होगा, बचपन में हिस्ट्री किताबों में देखा नहीं था? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, है ना? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। भाई साहब, साइमन कमीशन आपको मालूम है इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी और 1928 में जब ये लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। बहुत बढ़िया। तो एबॉलिशन ऑफ डायरकी, extension of responsible government in the provinces, establishment of federation of British India and princely state, discontinuation of communal electorates। तो कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी? नॉट पूछा गया है। तो साइमन कमीशन के साथ दरअसल लफड़ा ये था, झंझट ये था कि भाई साहब साइमन कमीशन को लेकर के लोग क्यों नाराज थे? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो साइमन कमीशन से नाराजगी ये थी कि साइमन कमीशन भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने आया, लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, इसीलिए सारा हंगामा था और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ऐसी कोई रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की नहीं थी। सो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं? सो आर्टिकल 13 है, 359 है, 358 है, 356 है। तो याद रखिएगा, ठीक है, हाँ जी। तो आपको मालूम है कि जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो भारत के राष्ट्र जो हमारे इमरजेंसी लगती है, सो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत। लेकिन भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकते। ना बेटा, बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति किसके तहत कर सकते हैं। समझो कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, जरूरत पड़ेगी तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति दूसरे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करेंगे 20 और 21 को छोड़कर। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 359 में बताए गए हैं। बिल्कुल सही है, राइट आंसर। देखिए, यस, क्या बात है। अब देखिएगा, द डॉटर हु मिल्क्स एनिमल्स इन द वैदिक पीरियड वाज नोन एज। बहुत आसान है, इन्होंने कहा है कि वैदिक पीरियड में जो हमारे घरों में गाय होती थी उससे जो दूध निकाला जाता था, तो उस महिला जो होती थी जो गाय से दूध निकालती थी उसे क्या कहते थे? तो कुभा कहते थे, दुहित्री कहते थे, कोमी कहते थे, शारदा कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो बेटा द डॉटर हु मिल्क्स एनिमल्स इन द वैदिक पीरियड, उसे हम जो है दुहित्री के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है, दुहित्री इज द राइट आंसर। राइट आंसर बेटा यहां पर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज अभी तक बेटा 200 हुआ नहीं है, आज पहले 200 करो और फिर उसके आगे आगे बढ़ाओ। क्या बात है भाई साहब, 200 छुआ दिए लोगों ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ाते रहो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिएगा, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर।
द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वुड हेल्प द इमरजेंस ऑफ अ क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स हु वुड बी लॉयल टू द कंपनी। भाई आपको मालूम होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 517 को देखो। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अंग्रेजों ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में शुरू किया था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता था कि जो जमींदार होता था, जो राजा होता था, वो अपने क्षेत्र का टैक्स वसूलता था। क्षेत्र का टैक्स वसूलने के बाद वो क्या करता था, उस टैक्स को 11 भागों में बांटता था, जिसमें से 10 भाग अंग्रेज रख लेते थे और एक हिस्सा राजा को मेहनताना के तौर पर दे दिया जाता था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। उनके पीछे मकसद ये था कि भैया इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में बढ़ाया जाए। उसके अलावा उन्हें लगता था कि ऐसे एग्रीकल्चर कानून लाने से वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे जिससे कि वफादार लोगों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिंबिसार वॉज सक्सीडेड बाय, जल्दी बताओ। बिंबिसार जो है बेटा आपको मालूम है मगध के एक बड़े इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे। हाँ जी, इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? फास्ट, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी बताइएगा। अशोक, अजातशत्रु, वासुदेव या चंद्रगुप्त मौर्य? जल्दी। 518। दरअसल बिंबिसार का एक सुपुत्र था, आपको मालूम होना चाहिए, और उसकी कुंडली में था कि ये अपने बाप की हत्या करेगा। ठीक है, तो उसकी कुंडली में था कि बाप की हत्या करेगा और एक्चुअली उसने वही किया। तो बिंबिसार जो थे वो मगध एम्पायर के बहुत पावरफुल राजा थे और 492 बीसी में इनकी हत्या जो है इनके बेटे अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु राजा बन गया था। बिल्कुल सही है, शाबाश, क्या बात है। अजातशत्रु इज द राइट आंसर। अजातशत्रु के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ये जैनिज्म का पालन करता था, लेकिन एक दिन इसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई थी और गौतम बुद्ध के मुलाकात के बाद इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द डिसीजन टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपने सुना होगा ना, गांधी जी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन हुई थी। गांधी जी ने कहा था डू और डाई। गांधी जी कह रहे थे करो या मरो, लाल बहादुर शास्त्री कह रहे थे मरो या मारो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हुआ यह था कि गांधी जी समझ गए थे ये साले अंग्रेज जो हैं सुधरेंगे नहीं, और गांधी जी ने जो है डिसाइड किया कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट लागू किया जाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इट वॉज टेकन बाय गांधी जी अलोन, वॉज नॉट टेकन ऑफिशियली एज द मूवमेंट वॉज स्पॉन्टेनियस, वॉज रेक्टिफाइड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉज टेकन बाय द फॉरवर्ड ब्लॉक। आप सबको मालूम है कि बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुई, लेकिन उसका फैसला याद रखिएगा आपका 1942 में 8 अगस्त के दिन कांग्रेस ने उसे रेक्टिफाई किया था बॉम्बे में। उससे पहले जो है उसे बेटा वार्धा में मीटिंग हुई थी जहां डिसाइड किया गया था और बाद में ये रेक्टिफाई किया गया कांग्रेस द्वारा। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। गला डाउन है लेकिन बेटा लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, शाबाश। नेक्स्ट, द भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द रीन ऑफ। बेटा भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे जुड़ा हुआ है? भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त? जल्दी बताओ। भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, फास्ट, जल्दी जल्दी सारे लोग लाइक एंड शेयर होते रहना चाहिए, सेशन जुड़ते रहो, आग लगा दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी बताओ सबके सब। तो भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे जुड़ा हुआ है? याद रखना बेटा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से जुड़ा है, जिसने बताया था कि गुप्त डायनेस्टी की फाउंडर जो थे वो आपके जो हैं सीरी गुप्ता और घटोत्कच थे, जबकि भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के राजा जिनका नाम था स्कंदगुप्त। 520 का राइट आंसर ए है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटली कमीशन। व्हाइटली कमीशन के बारे में सबने सुना होगा। 521 आपको मालूम है व्हाइटली कमीशन 1929 में आई थी। टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, to report on existing conditions of labor and make recommendations, to draw up a plan for financial reforms for India। 521 को देखिएगा। to develop a comprehensive scheme for civil services। व्हाइटली कमीशन 1919 में, जल्दी बताओ, फास्ट।
बहुत बढ़िया, व्हिटली कमीशन। तो 1929 की व्हिटली कमीशन जो थी वो हमारे देश में एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर। अब बेटा तुम्हारे लिए कहते हैं ना कि समुंदर से मोती निकाले हैं मैंने, वो मोती ये हैं कि तुम्हारे लिए 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कल हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाएं। कल हो सकता है उसमें से कुछ एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएं। ये मेरे दिमाग की एक उपज है और मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा। तो कृपया जाकर कि आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन का हमारी एमवाइब की ऐप पर ये अवेलेबल है, आपको लिंक मिलेगा, जाइए और उसे अटेम्प्ट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हिटली कमीशन जो है कंडीशन ऑफ लेबर, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कहते ना बेटा जब खुद को टेस्ट करो, जब तुम्हारी बिल्कुल हालत खराब हो जाए ना, उसके बाद जब ताकत लगती है ना, तो जीवन में और मजा आता है। नेक्स्ट, आगे देखिएगा। Who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in बंगाल? भाई साहब ये देखो, बंगाल में मुस्लिम रेनेसा का फादर किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ खान, नवाब समीउल्लाह खान। क्या बात है भाई साहब, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। जल्दी बताओ कि मुस्लिम रेनेसा के फादर कौन थे। लाइक और शेयर बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा बंगाल में कौन था? तो बंगाल में फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा वॉज नवाब अब्दुल लतीफ खान। वेरी गुड, राइट आंसर इज सी। जल्दी आराम से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बौद्ध सम्मेलन, इट लेड टू द स्प्लिंटरिंग ऑफ बुद्धिज्म इनटू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। The idea was to preserve Buddha's teaching and the rules for disciples. Which of the following statement is are correct? आपको मालूम है गौतम बुद्धा की मौत कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मौत जो है वो 400, जल्दी बताओ, 483 बीसी में हुई थी। तो यह हुआ कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म का प्रमोशन कैसे होगा, इसके लिए बौद्ध सम्मेलन कराए गए। पहला बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी में सप्तापर्णी की गुफाओं में हुआ, जिसे राजा अजातशत्रु ने कराया, और उसका मकसद यह था कि जो बुद्धास टीचिंग है और रूल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में टूटा, जिसमें हिनायान और महायान, लेकिन ये चौथे बौद्ध सम्मेलन में टूटा था जो कि कुंडलवन में हुआ था कश्मीर में, जिसे जो है राजा कनिष्का ने करवाया था। राइट आंसर बेटा 2 ओनली हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the founder of Paris Indian Society? भाई साहब ये पेरिस इंडियन सोसाइटी की फाउंडर कौन थी? तो एसआर राणा, भीकाजी कामा, तारकनाथ, लाला हरदयाल। भाई साहब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेरिस इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? सो पेरिस इंडियन सोसाइटी के फाउंडर मैं आपको बता दूं एक पारसी महिला हुआ करती थी, पारसी महिला जो कि हमारे, जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। यही वो मैडम भीकाजी कामा हैं जो कि हमारे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी हुआ करती थी, और पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय तिरंगे को विदेशों में लहराया था सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, याद रखिएगा। तो पेरिस इंडिया सोसाइटी की फाउंडर मैडम भीकाजी कामा, याद रखिएगा। कभी दिल्ली गए होंगे, साउथ दिल्ली में आप जाएंगे, एक जगह होती है भीकाजी कामा पैलेस, वो इन्हीं के नाम पर है। और याद रखिएगा कि मैडम भीकाजी कामा जो थी ये हमारे बहुत ही फेमस व्यक्ति दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी हुआ करती थी, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। कूका रिवोल्ट ऑफ पंजाब एम्ड एट, जल्दी बताओ। आपको मालूम है कूका रिबेलियन हुआ था पंजाब में, उसका एम क्या था? अचीव जस्टिस फॉर द मार्टियर्स ऑफ पंजाब इन 1857, freeing the gurudwaras from the control of ignorant and corrupt mahants, making Sikh land independent from British control, reforming the Sikh religion by removing all the abuses, superstitions and ill practices। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 525, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट। हाँ जी, तो कूका रिवोलियन, हाँ जी कूका रिवोल्ट, जल्दी बताओ इसका मेन मकसद क्या था? जो कूका रिबेलियन हुआ था पंजाब में, बहुत बढ़िया, सियान सिंह इसके हेड थे। और कूका रिबेलियन का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो सिख धर्म में जो अब्यूजेस हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था सिख धर्म का। तो सिख धर्म का एक रिफॉर्म मूवमेंट था, याद रखिएगा, कूका रिबेलियन, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 525 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक 1857 इन इंडिया, म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जल्दी बताओ इस किताब के लेखक कौन थे? हाँ जी, कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक 1857 इन इंडिया, म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? मौलाना आजाद, एसबी चौधरी, एसएन सेन या एटी एम्बरी? बेटा याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस किताब है, इसके ऑथर कौन थे? जल्दी बताइएगा। 1857 इन इंडिया, म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस किताब के ऑथर कौन थे? मौलाना आजाद, एसबी चौधरी, एसएन सेन या एटी एम्बरी? फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा एटी एम्बरी। एटी एम्बरी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। Which of the following is are correct about Wood's dispatch? आपको मालूम है बेटा, Wood's dispatch it emphasized the European learning. It argued that the literature of the East was full of grave errors. जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया है। 527। भाई आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहाउजी, और लॉर्ड डलहाउजी ने भारत में पहली बार शिक्षा के कमीशन को बुलाया था 1854 में, जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच, जिसके लीडर हुआ करते थे सर चार्ल्स वुड। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि भैया यूरोपियन लर्निंग पर एम्फेसिस किया जाए। इनका मानना था कि जो भारत का लिटरेचर है वो जो है वो फुल ऑफ ग्रेव एरर्स है। बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। याद रखना, एजुकेशन से रिलेटेड भारत में 3 कमीशन आए हैं। 1854 का 3-4 कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1854 का सबसे पहले वुड्स डिस्पैच, 1882 का हंटर कमीशन, ठीक है, 1917 का सैडलर कमीशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द प्लेज मूवमेंट? जल्दी बताओ। तो प्लेज मूवमेंट किसने शुरू किए थे? 528 को देखिएगा, बहुत बढ़िया। द मद्रास महाजन सभा, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? प्लेज मूवमेंट प्लेज लेते थे ना? हाँ जी, क्या बात है भाई साहब। लाइक और शेयर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहा है, क्या बात है। जल्दी बताओ, प्लेज मूवमेंट किसने शुरू किया था? हाँ जी, प्लेज मूवमेंट 528 फास्ट। प्लेज मूवमेंट को किसने शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 528। राइट आंसर है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा प्लेज मूवमेंट शुरू हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, 529। द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 वॉज ड्यू टू द इशू ऑफ? जल्दी बताओ भैया। 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 भागों में टूटी थी। एक तरफ थे मॉडरेट्स, एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसे कहते हैं नरम दल और गरम दल, उदारवादी और उग्रवादी। तो कांग्रेस जो 2 भागों में टूटा था 1907 में, उसके पीछे रीजन क्या था? इंक्रीजिंगली रिलीजियस tones in the Indian national movement, economic ideology, methodology of struggle against the British, grant of concession to the All India Muslim League? जल्दी बताओ, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 529। भाई बिल्कुल सही बात है। मॉडरेट्स का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है लड़ाई लड़ेंगे, जबकि एक्सट्रीमिस्टों का कहना था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें खदेड़ के बाहर भगाना पड़ेगा। मॉडरेट्स के लीडर हुआ करते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। तो मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज द मेन रीजन। शाबाश। द संथल रिबेलियन स्टार्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फोंड सावंत, बिरसा मुंडा, बीर सिंह, नन ऑफ द अबव? बेटा ये संथल रिबेलियन आपको मालूम है 1855 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 530। तो संथल रिबेलियन के लीडर कौन थे? फोंड सावंत हैं, बिरसा मुंडा हैं, बीर सिंह हैं, नन ऑफ द अबव? फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो पूछा गया है संथल रिबेलियन, तो संथल रिबेलियन के फाउंडर थे बेटा बीर सिंह साहब। सो बीर सिंह इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो पॉलिटी हो गया, हमारा हिस्ट्री हो गया। जल्दी बताओ भैया, ये पॉलिटी और हिस्ट्री में टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 30 में से? फास्ट। बेटा ये बिरसा मुंडा तो मुंडा उगलुगन में झारखंड में शामिल थे, ये दूसरा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एल्बिडो? क्या बात है। एल्बिडो इफेक्ट आपने सुना होगा, तो एल्बिडो आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, क्रायोस्फेयर?
जल्दी बताओ। ज्योग्राफी आ गया, हाईएस्ट एल्बिडो, एल्बिडो इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। सो एल्बिडो इफेक्ट आपको जो है हाईएस्ट कहां मिलेगा? तो आपको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर या क्रायोस्फेयर, जल्दी बताओ। तो हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं एल्बिडो की, तो हाईएस्ट एल्बिडो जो है बेटा वो आपको क्रायोस्फेयर में दिखाई देगा, ठीक है। राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन ड्यूरिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन? तो जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो क्या होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव इट। इन वैलीज द वार्म एयर स्लाइड्स डाउन द माउंटेन स्लोप एंड कोल्ड एयर मूव्स अप। ठीक है, हाँ जी, जल्दी बताओ। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 532। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना बेटा। आपको मालूम है कि गर्म हवा जो होती है ना, गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे सेटल डाउन होती है। क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, वो हमेशा ऊपर बढ़ती है, ठंडी हवा नीचे सेटल होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो वन ओनली इज द राइट आंसर। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल निहायती गलत है। एक होता है गलत, एक होता है निहायती गलत। बिल्कुल गलत, शाबाश। आगे, द बाराक इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ, जल्दी बताओ। बराक रिवर के बारे में सुना होगा, 533। हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, अरुणाचल हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। बराक रिवर के बारे में आपने सुना होगा। मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको नेशनल वाटरवे नंबर 6 के बारे में पढ़ाया है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 भारत में जो सबसे रिसेंटली प्रपोज्ड है, जो कि भंगा से लेकर लखीपुर के बीच स्थित है। बराक रिवर कहां पर है? कभी आसाम में जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगी बराक रिवर, ईस्टर्न हिमालयाज। बिल्कुल सही, बराक रिवर आसाम में, भंगा से लखीपुर के बीच, नेशनल वाटरवे नंबर 6। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। कंसिडर द फॉलोइंग। द क्रस्ट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर रिच इन लाइटर मिनरल्स लाइक सिलिका एंड एल्युमिनियम। बहुत आसान क्वेश्चन है, 534। गलत होने का कोई हिसाब नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ बेटा। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल तैयार हो जाओ, अब मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो क्रस्ट इज द थिकेस्ट लेयर। अरे बेटा, क्रस्ट जो है वो सिर्फ 70 किलोमीटर की है, तो थिकेस्ट लेयर नहीं है। सबसे थिकेस्ट लेयर तो हमारी कोर है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर, वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आपको मालूम है कि भारत में एक वाटर डिवाइड है, जिसमें क्या होता है कि हमारे देश में इधर और इधर दो तरफ नदियां बहती हैं। तो पूछा गया है कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? साबरमती, माही, श्रावती, काबिनी। जल्दी बताओ। 535, सबको मालूम है 535। साबरमती, माही, शहारावती, नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग, हाँ जी, काबिनी। जल्दी बताओ। 535, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, वेरी गुड बेटा। सबको मालूम है साबरमती गुजरात में है, माही गुजरात में है, शारावती कर्नाटका में है। ये सब हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सो राइट आंसर विल बी काबिनी। काबिनी रिवर इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। बहुत बढ़िया बेटा, माही गुजरात में है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। बहुत अच्छे। द नंदा देवी नेशनल पार्क फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज। क्या बात है भाई, दिल खुश हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क आपने सुना होगा। यहां पर एक बहुत फेमस चीज पाई जाती है, जिसका नाम है बेटा मस्क डियर। तो मस्क डियर पाया जाता है यहां पर, कस्तूरी वाला हिरन। एक हिरन के अंदर एक चीज होती है जिसे कस्तूरी कहते हैं। कहते हैं कि बेटा उससे इतनी खुशबू आती है कि घर में अपने रख दो ना बेटा, तो जिंदगी भर रूम फ्रेशनर डालना ना पड़े। वो हिरन के अंदर खुद होती है, उसको यही नहीं मालूम होती है, वो पूरे जंगल में घूमता है। तो मस्क डियर यहां पाया जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क में। और ये बेसिकली हमारा जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। तो 536 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कुमाऊं हिमालय, बहुत अच्छे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। alluvial soil is the largest soil group in India. The proportion of the nitrogen is generally low in the alluvial soil. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 537 जल्दी बताए 537 का क्वेश्चन। हाँ जी, तो alluvial soil is the largest soil group in India. The proportion of nitrogen is generally low in alluvial. फास्ट जल्दी, बहुत अच्छे। तो यहां पर 537 में पूछा गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अलूवियल सॉइल आपको मालूम है बेस्ट क्वालिटी सॉइल होती है और अलूवियल सॉइल इज द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन जल्दी यहां पे कम होता है, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। सो बिल्कुल बोथ 1 और 2 बिल्कुल सही है। 538 देखो यहां पूछा गया है द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अब आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये एक वॉल्केनो से गैसेस बाहर निकल रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेल गैस ट्रीटिंग, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, क्रायोजेनिक प्रोसेस या डी गैसिंग, जल्दी बताओ। हाँ जी, द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। हाँ जी, तो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा। 538 राइट आंसर आपके सामने है। इस प्रोसेस को बेटा हम डिगैसिंग कहा करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन बाय द नेम ऑफ डिगैसिंग। डिगैसिंग इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। Which of the following earthquakes are generated due to the sliding of rocks along the fault plains? ये देखिएगा, तो कौन सा वॉल्केनो होगा स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट? बेटा अब एक फॉल्ट है, वहां पर रॉक स्लाइड हो रहे हैं, तो कौन से टाइप का वॉल्केनो होगा? कोलैप्स, वॉल्केनो कह रहे हैं, अर्थक्वेक। कोलैप्स होगा, एक्सप्लोजन, वॉल्केनिक अर्थक्वेक या टेक्टोनिक? तो 539 जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है बेटा, ये स्लाइडिंग है ना, तो दो प्लेट्स यहां पर स्लाइड हो रही हैं, तो जब भैया दो प्लेट्स यहां पर स्लाइड होंगी तो स्लाइड होने से क्या होता है? स्लाइड होने से आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, शाबाश, इजी। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दो प्लेट्स स्लाइड हो रही हैं एक फॉल्ट के ऊपर, जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट से एक फॉल्ट है जिसका नाम है सेंट एंड्रियास फॉल्ट, जिस फॉल्ट के ऊपर सैन फ्रांसिस्को शहर बसा हुआ है। कहते हैं ना सैन फ्रांसिस्को शहर के लोग जो होते हैं वो बेटा आग के ढेर पर रहते हैं, समझ लो बारूद के ढेर पर रह रहे हैं, सच बता रहा हूं। 3000 अर्थक्वेक आते हैं एक साल में वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल? माही, पेन्नार, ताप्ती। तो कौन सी रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, तो माही है, पन्नेर है, ताप्ती है। बहुत आसान है यार। तो कौन सी रिवर जो है वो आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बहुत आसान, बहुत आसान। तो भाई जाहिर सी बात है, माही हो गई, ताप्ती हो गई, पन्नेर तो जाती है। सो 1 और 3 इज द राइट आंसर, शाबाश। सो 1 और 3, क्या बात है। तो 40 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो गए। और बेटा याद रखना कि 150 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के हमारी एमवाइब ऐप पर हमने लगा दिए हैं। जाओ और जाकर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following soils has highest salt content? अरे यार, तो हाईएस्ट सॉल्ट कंटेंट कौन सी सॉइल में होगा? बहुत बढ़िया, हाईएस्ट सॉइल सॉल्ट, डेजर्ट, अलूवियल, पीटी, लैटराइट, जल्दी बताओ। तो हाईएस्ट सॉल्ट कंटेंट, हाँ जी, तो हाईएस्ट जो हमारा सॉल्ट कंटेंट है, जल्दी बताओ, वो डेजर्ट, अलूवियल, पीटी, लैटराइट। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। तो भाई सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है? डेजर्ट्स में। जहां गर्मी होगी वहां इवेपोरेशन होगा, नीचे सॉल्ट कंटेंट बढ़ेगा, तो डेजर्ट सॉइल इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वार्म ओशन करेंट्स? अरे यार, आपको मालूम है ओशन करंट दो तरह के होते हैं। 542, ठीक है, कुरोशियो एंड कैलिफोर्निया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजील, कैनरीज एंड बेंगुला, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड फाल्कलैंड, जल्दी बताओ। तो बेटा आपको मालूम है दो तरह के करंट हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। ठीक है, तो वार्म करंट जो होते हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं और कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि वार्म कौन से हैं, तो बिल्कुल सही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ब्राजील करंट। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके वार्म करंट्स के एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी।
द 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन आर कॉल्ड। अरे 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 अरे, देखो भैया ऐसा होता है ना, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, तो होता क्या है यहां पर, देखो ये है मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ठीक है, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये शुरुआत के जो 4 हैं ये हैं बेटा हमारे इनर प्लैनेट्स, ये हमारे 4 हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं इन्हें बेटा हम टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं, इनर कह लो या टेरेस्ट्रियल कह लो, आउटर कह लो या जोवियन कह लो। ये हमारे जो हैं रॉक से बने हुए हैं, ये हमारे गैसों से बने हैं। सो राइट आंसर विल बी ए, दैट इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है, इन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। शुरुआत के जो 4 हैं, इनर कह लो या टेरेस्ट्रियल कह लो, एक ही चीज है। बहुत बढ़िया। Which one of the following river takes a U-turn at नमचा बरवा enters India? अरे यार, कौन सी नदी ऐसी है जो कि नमचा बरवा पर यू टर्न लेती है और भारत में एंटर होती है? देखो यूं ऐसे जा रही है, यहां से यू टर्न लिया, ऐसे आई और यूं, ये देखो ये कौन सी नदी है, जल्दी बताओ। ये असल में यहां से जाती है, यहां पर हिमालयस हैं तो इनसे टकरा कर ये ऐसे घूमती है और ऐसे निकल के बांग्लादेश चली जाती है। कौन सी रिवर है ये? गंगा, नर्मदा, बराक, ब्रह्मपुत्र। बहुत इजी है। सो बेटा ये यहां से निकली, ये नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, भारत में घुसती है जहां पर इसे सिहांग, दिहांग के नाम से जानते हैं। आसाम में जब ये आती है तो वहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है मजूली, उसको पार करती है तो बेटा ये ब्रह्मपुत्र बनती है। बांग्लादेश में गाती है तो जमुना बनती है। वहां पर गोलांडो में ये गंगा से मिलती है, मिलके ये पद्मा बनती है। फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है जहां इसे मेघना कहते हैं। वहां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनता है। सो राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ठीक, बहुत आसान है। तो यहां कहा है कि साबरमती नदी जो है कहां से निकलती है? अरे यार बहुत आसान, साबरमती, ठीक है। तो साबरमती, तो एक नदी है साबर और एक है मती, तो साबर और मती से मिलकर बनती है साबरमती। कहते हैं ना, सुना होगा, साबरमती के तट पर तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए कहा जाता है। तो साबरमती नदी कहां से निकलती है? चलो एक बताता हूं कहां से निकलती है, हिंट देता हूं। भारत की एक बहुत फेमस दरगाह है वहां पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, सबको मालूम होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? हाँ जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में। और अजमेर के पास कौन से माउंटेन्स हैं? हाँ जी, वहां से नदी निकलती है, दैट इज द अरावलीज, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और ये अहमदाबाद शहर आपको गुजरात में है, वहां पर मिलेगी, ठीक है। सही है, हाँ सही है, देखिए सही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? फीचर ऑफ विच मार्केट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है, जल्दी बताओ। मार्केट विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए बी। अरे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है, जल्दी बताओ, सबको मालूम है यार। हाँ जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट आंसर यहां पर ए होगा, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। हाँ जी, वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स? तो कौन सी चीज जो है पब्लिक गुड है? एक्सेस टू क्लीन एयर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लॉ एनफोर्समेंट, ऑल ऑफ दिस, जल्दी बताओ। तो कौन सी चीज इनमें से पब्लिक गुड है? क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी, पब्लिक गुड कौन सी चीज है, जल्दी बताइएगा। इनमें से क्या चीज जो है वो पब्लिक गुड है? तो बेटा एक्सेस टू क्लीन एयर, एक्सेस टू वाटर, लॉ एनफोर्समेंट एंड ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। शाबाश। इफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, इसका मतलब क्या है? तो एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब क्या है? द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी लेस देन द एवरेज total cost must be constant, the average fixed cost curve will be ever the average variable cost curve, the marginal cost must be greater than the average total cost। तो भैया इन्होंने कहा है कि if the average total cost गिर रही है, तो average total cost अगर गिर रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो marginal cost है वो less than the average total cost होगी। राइट आंसर इज ए। वाओ, ठीक है।
राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मींस, इसका मतलब क्या है? जब कोई चीज महंगी हो रही है, जल्दी बताओ तो उसका मतलब क्या है? राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। क्या बात है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 549। तो राइट आंसर विल बी बी, सही है। द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। हाँ जी, तो भैया इन्फ्लेशन को हमें क्योर करना है बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश, डाउन पुल, डिसइंफ्लेशन, रिफ्लेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 550 देखो बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि देश में महंगाई ज्यादा है। इन्फ्लेशन में हमेशा जो है मार्केट में लिक्विडिटी हैवी होती है, तो लिक्विडिटी जब ज्यादा होती है तो उसे क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो जब लिक्विडिटी कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसफ्लेशन कहते हैं। सो ये हो गया भैया हमारा डन। अब हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। जल्दी बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी तक? चलो भाई करंट अफेयर्स अब शुरू करेंगे, फास्ट सब लोग, जल्दी जल्दी। 43, प्राज्वल 40, क्या बात है, चलो चलो जल्दी, बहुत बढ़िया। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नाउ स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स। 50 क्वेश्चन है, 1 घंटे में खत्म करेंगे, तबाही मचाएंगे। ऑपरेशन गंगा इज इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रैंडेड इन। बहुत आसान, ये क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज्यादा है। भारत सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। जल्दी बताओ ऑपरेशन गंगा भारत ने कहां से लोगों को लाने के लिए शुरू किया है? राइट आंसर इज यूक्रेन। आपको मालूम है यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है और वहां से लोगों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन गंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेशनल साइंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन, जल्दी बताओ 552। नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है यार हमारे देश में? विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 11 फरवरी। जल्दी 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 जल्दी, विज्ञान दिवस। तो नेशनल साइंस डे 552, 552, 552 राइट आंसर। आपको मालूम है नेशनल हमारे देश में साइंस डे, हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है सीवी रमन साहब, उनके नाम पर 28 फरवरी, 28 फरवरी इज द राइट आंसर। Who among the following has been appointed as the new chairpersons of SEBI in 2022? तो सेबी का नया चेयरमैन कौन बना है? फास्ट। हाँ जी, रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य, मधुबी पुरी बुच। हाँ जी, जल्दी बताइए, या दिनेश कुमार खारा। 553, जल्दी जल्दी बताइएगा, फास्ट। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में कैपिटल मार्केट का लीडर है। क्वेश्चन नंबर 553, राइट आंसर इज सी, दैट इज मधाबी पुरी बुच इज द राइट आंसर। राइट आंसर सी है। शेख आगे। व्हाट इज आईएनएस विशाखापट्टनम? भाई आईएनएस विशाखापट्टनम सबको मालूम है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छे, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आईएनएस विशाखापट्टनम। तो आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? तो आईएनएस विशाखापट्टनम इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। बहुत बढ़िया, शाबाश। सागर परिक्रमा इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? सागर परिक्रमा 555, हाँ जी, सागर परिक्रमा 555, जल्दी बताइएगा। सागर परिक्रमा किसने लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, सागर परिक्रमा। फास्ट फास्ट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 555, सागर परिक्रमा, हाँ जी, 555 का राइट आंसर है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज द राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। खारकीव रिसेंटली सीन इन द न्यूज, लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जल्दी बताओ, ये खारकीव कहां है? ये वो शहर है जिसे रशिया ने पूरी तरह से तबाह कर दिया कहते हैं।
खारकीव, हाँ जी, ये खारकीव शहर कहां पर है? एक तो कीव आपने सुना होगा, एक है खारकीव। तो खारकीव शहर जिसे रशियन फोर्सेज ने पूरी तरह से ऑलमोस्ट तबाह करके रख दिया है, ये आपका यूक्रेन इज द राइट आंसर, यूक्रेन। Which of the following states is governed by the Montreux Convention and International Agreement? Which of the following states is governed by the Montreux Convention and International Agreement? जिब्राल्टर है, बाबल एल मंडेब है, बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट है, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन जल्दी बताइए। 557, ये भी काफी न्यूज में था, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गवर्न्ड बाय द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट? राइट आंसर इज सी, दैट इज बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट। हाँ जी, बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट, हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, हाँ जी, मिनिमम है, एश्योर्ड रिटर्न है, तो मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम ये किसका है? 558। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एचडीएफसी, सेबी, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम मतलब कि अगर इतना पैसा लगाओगे तो कम से कम इतना जरूर मिलेगा, तो मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम 558। 558 इसे निकाला है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। हाँ जी, पीएफआरडीए इज द राइट आंसर, यस। Which of the following country is the second largest arms exporter in the world as per the Stockholm International Peace Research Institute? आप जानते हैं सिप्री के बारे में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी, ये जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है और दुनिया भर के देशों पर नजर रखता है कि कितना आर्म्स डील हो रही हैं। जी हाँ, जल्दी बताइएगा। 559। तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर, तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर कौन है? 559। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर यूएस है, तो सेकंड नंबर पे इज रशिया। रशिया इज द राइट आंसर, हाँ जी, रूस, रशिया इज द राइट आंसर, शाबाश। विद रेफरेंस टू द रुड़की वाटर कॉन्क्लेव कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ जी, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 560 को देखो। It is being jointly organized from 2 से 4 मार्च by the Indian Institute of Technology Roorkee and National Institute of Hydrology. This year theme was Water Security for Sustainable Development. जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के बारे में आपने सुना होगा, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव, फास्ट, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव। It is being jointly organized from 2 मार्च से 4 मार्च by Indian Institute of Technology Roorkee. This year theme was Water Security for Sustainable Development. Both 1 and 2 is the right answer. 1 and 2 दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं भैया, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ जी, आप लोगों के लिए 150 जो है बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल के रखे हैं भाई साहब, जाओ और जाकर उसे देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए निकाल के रखे हैं भैया, जाओ और जाकर देखो और समझो उसे, ठीक है। हाँ जी, तो उसके लिए आपको एम्बाइब ऐप पर जाना होगा और वहां पर उसको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, तब आपको मालूम चलेगा। Who among the following was the contemporary of समर्थ रामदास? हाँ जी, अमजद अली खान, छत्रपति शिवाजी भोसले, नाना साहेब, नन ऑफ द अबव। अभी इसको लेकर के आपने देखा होगा महाराष्ट्र में थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी हो गई थी, सो महाराष्ट्र में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी इसको लेकर के, जल्दी बताइएगा। तो अमजद अली शाह, छत्रपति शिवाजी भोसले 1, नाना साहेब पेशवा या नन ऑफ द अबव, जल्दी बताइएगा। कंटेम्परेरी समर्थ रामदास, आपने सुना होगा गुरु रामदास वगैरह तुकाराम के बारे में। अभी जो आपके गवर्नर साहब हैं, हाँ जी, गवर्नर साहब हमारे जो हैं महाराष्ट्र के कोश्यारी जी, उन्होंने कुछ बयान दे दिया जिसको लेके बवाला हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी भोसले 1, हाँ जी, इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और नेटो। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि यूरोपियन यूनियन या नेटो का हिस्सा नहीं है? तो टर्की, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। जल्दी बताओ। 562। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो कि ना तो यूरोपियन यूनियन और ना ही नेटो का हिस्सा है? दरअसल ये देश बेटा जो है युद्ध में कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं करता है कभी भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 562। 562 का राइट आंसर जो है वो होता है डी, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। ये देखिए, होलोंगी एयरपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहां पर है? होलोंगी एयरपोर्ट आपने रिसेंटली सुना होगा न्यूज में। 563। हाँ जी, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। हाँ जी, हिंट भी दी हुई है तुम्हें सामने। होलोंगी एयरपोर्ट कहां खुला है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 563। 563 जल्दी। होलोंगी एयरपोर्ट, होलोंगी एयरपोर्ट कहां पर है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। स्वदेश दर्शन अवार्ड इज एन इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। हाँ जी, स्वदेश दर्शन मतलब स्वदेश का दर्शन करो। 564। स्वदेश दर्शन अवार्ड इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री का है? टूरिज्म, फाइनेंस, कल्चर, नन ऑफ द अबव। स्वदेश दर्शन अवार्ड, हाँ जी, बहुत अच्छा। स्वदेश दर्शन। ये जो देश है तेरा, सुना है ना गाना? हाँ, मेरी आवाज बड़ी खराब है, क्या बताएं। पढ़ा पढ़ा के जो है ना तुम लोग ने मुझे जो है सोनू निगम से क्या बना दिया है। पहले मैं इतना अच्छा गाता था, पढ़वा पढ़वा की गला जो है ढोलक बन गया है। ठीक है, वो भी फटा हुआ। ठीक है, चलिए, एनीवेज बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ। तो स्वदेश दर्शन अवार्ड, सो स्वदेश दर्शन अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बहुत बढ़िया, क्या बात है। द 12th एडिशन ऑफ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कल आपके एग्जाम में आ रहा है। ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आ रहा है बेटा। इस बार डिफेंस एक्सपो कहां हुआ है? ये बहुत बड़ी चीज है। आपको मालूम है कि भारत जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। ये हर 2 साल में एक बार होता है। 2020 में लखनऊ में हुआ था। ये इस बार कहां हुआ है? जल्दी बताओ, डेफ एक्सपो इस बार कहां हुआ है? कौन बताएगा? दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर। फास्ट। डेफ एक्सपो 562। कोई बात नहीं। विद रेफरेंस टू कवच कंसिडर द फॉलोइंग, ये भी बहुत अच्छा है। कवच 566, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड एटीपी सिस्टम बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ। कवच आपने सुना होगा रेलवे में, हाँ जी। और इट इज मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट डेंजर रेड एंड अवॉइड कोलिजन। जी हाँ, कवच के बारे में सुना होगा। ट्रेनों में आजकल ये देखो सबके सब मजे ले रहे हैं। मैं ही मिला हूं तुम लोग मजे लेने के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात तो सही है कोमल। हाँ, मैं कोशिश करूंगा गाने की, हो सकता है सफलता मिल जाए मुझे। पहले मैं रियाज करूंगा कुछ दिन। ठीक है, ऑफिसर तैयार कर रहे थे। हाँ, ग्रैमी अवार्ड जीतूंगा मैं फिर तो, ये बात तो सही है। ऑस्कर्स, मतलब मुझे लगेगा सर एल्टन जॉन जैसा मैं गाने लगाऊं। ठीक है, हाँ, ये मतलब छोटे मोटे नाम मत लो सर। हाँ, सर नाम लगना चाहिए, फिर तब मजा आएगा जीवन में। बिल्कुल सही है, कवच के बारे में। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट, हु वाज एसएफ रॉड्रिक्स? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसरो साइंटिस्ट। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें याद किया था। सर कल एक रिलीज कर दो फिर सॉन्ग, ठीक है प्रज्वल? कल गाना गाएंगे, कल गाना गाएंगे हम, बहुत शानदार गाएंगे बेटा, देखना तुम। यहीं से गाएंगे, स्टूडियो से लाइव। तुम लोग पास हो गया हो, कल गाना सुनाएंगे, वादा है। ठीक है, हाँ। इनकी डेथ हुई है बेटा, हमारे बहुत ही फेमस इंडियन आर्मी चीफ फॉर्मर, हाँ जी, ढिंचाक। सर के गाने अपने ही गाया है ना, कौन सा? हाँ, बहुत बढ़िया गाता हूं मैं। आगे, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट
फ्रॉम द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू जिनबेरी स्पीशीज फ्रॉम, ये देखिएगा, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना वाइल्ड लाइफ, नन ऑफ द अबव। 568, 568, 568। तो राइट आंसर विल बी कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भाई ये बेस्ट कैंप, ये पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार। मुला मुठा रिवर प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाँ जी, मुला मुठा रिवर प्रोजेक्ट, जल्दी बताओ, मुला मुठा रिवर 569, जल्दी। तो ये तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब या महाराष्ट्र। हाँ जी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का प्लान में है सरकार, महाराष्ट्र में है। हाँ जी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय। हाँ जी, भारत का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर जिसका नाम है हंसा एनजी, इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 570, जल्दी। तो इसे डीआरडीओ, सीएसआईआर, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बैंगलोर, इसरो, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, जल्दी बताओ, फास्ट। बिल्कुल सही है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। इसे बनाया है सीएसआईआर, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर ने। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इसमें तो आप जानते हैं भारत की हालत लगातार खराब होती जा रही है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 किसने पब्लिश की है? वीडेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइएगा। हाँ जी, फास्ट फास्ट फास्ट। तो बेटा ये जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2022 की, इसे पब्लिश किया है वीडेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग। हाँ जी। Which of the following union ministry has launched the donate a pension scheme? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है डोनेट अ पेंशन स्कीम? 572। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री नन ऑफ द अबव। डोनेट अ पेंशन, डोनेट अ पेंशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 572। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी। सत्य शोधक समाज व सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाई। हाँ जी, इनके बारे में सुना होगा आपने। 573 देखिएगा, सत्य शोधक समाज। हाँ जी, बिल्कुल सही है, सत्य शोधक समाज। ये भारत की बहुत ही कहते हैं पहली टीचर ज्योतिबा फुले। हाँ जी। एक्सरसाइज स्लाइनेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज स्लाइनेक्स नाम से मालूम चल रहा है, स्लाइनेक्स। हाँ जी, एक्सरसाइज स्लाइनेक्स, देख रहे हो, स्लाई नेक्स। एक क्वेश्चन तो कल आना ही है मिलिट्री एक्सरसाइज से। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव्स इज रिलेटेड टू, जल्दी बताइएगा। टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 575, ये ब्रिक्स से जुड़ा है, यूरोपियन यूनियन, G7 या नन ऑफ द अबव? जल्दी, फास्ट। हाँ जी, टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, टीपीडी, टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव। इट इज रिलेटेड विद ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, G7, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन इज द राइट आंसर। सो यूरोपियन यूनियन बिल्कुल सही जवाब है। विद रेफरेंस टू द साहित्य अकादमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साहित्य अकादमी 576, it is an organization dedicated for the promotion of literature and the language of India. It is headquartered in Mumbai. पूछा गया साहित्य अकादमी अवार्ड, आप जानते हैं हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, लिटरेचर में दिया जाता है साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी अवार्ड, हाँ जी, ये लिटरेचर में दिया जाता है, आपको मालूम होगा। साहित्य अकादमी, और इट इज हेडक्वार्टर्ड मुंबई नहीं है, न्यू दिल्ली।
एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज एन एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, धर्म गार्जियन 2022 577 577। धर्म गार्जियन सर सीए टेस्ट ऐप पर कहाँ? बेटा टेस्ट पे जाओ और वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे बेटा, नीचे टेस्ट में जाना, नीचे साइड में तुम्हें मिल जाएंगे, सीधे लिंक से भी आप जा सकते हो। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 577, ये इंडिया और जापान के बीच होती है। हाँ जी, धर्म गार्जियन। चेंज 5 T1 is a moon sample. Chang 5 T1 is a moon sample return mission is an initiative of NASA, ISRO, China National Space Administration, none of the five. Chang 5 T1 is a moon sample. हाँ जी, एक मून का सैंपल लेके आए हैं। अब आपको मालूम है चांग 1 किसका है? हाँ जी, चांग 1 किसका है? फास्ट, ये मून मिशन था ना चांग। हाँ जी, जल्दी बताओ। सो चांग 1, राइट आंसर इज सी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हु इज यून सुक योल? हु इज यून सुक योल? इसरो साइंटिस्ट हैं, साउथ कोरियन पॉलिटिशियन है, इंडियन एथलीट है, नन ऑफ द अबव। 579 बिल्कुल सही है, अ वेरी फेमस साउथ कोरियन पॉलिटिशियन। हाँ जी, मंगल जोड़ी लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन फॉर इट्स बर्ड्स कंजर्वेशन? बहुत इंपॉर्टेंट, मंगला जोड़ी। हाँ जी, 580, जल्दी बताओ 580 का क्वेश्चन नंबर 580। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मंगला जोड़ी 580। राइट आंसर इज ए, दैट इज उड़ीसा। हाँ जी, The Museum of the Future is an exhibition space for innovative and futuristic ideologies, services and products. Is located in, जल्दी बताओ, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पर है? 581 देखिएगा, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। तो भैया ये जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, एग्जीबिशन स्पेस फॉर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजीज, कहां पर स्थित है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर? 581 बिल्कुल सही है भैया, राइट आंसर इज दुबई। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, 582। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र। तो गंगा से लेके ब्रह्मपुत्र तक सेल किए थे। अरे यार जल्दी से, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ जी, Eat Smart Cities Challenge was launched by which of the following ministry in collaboration with the Food Safety Standard Authority of India? हाँ जी, Eat Smart Cities Challenge। हाँ जी, 583, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हेल्थ, नन ऑफ द अबव। जल्दी, ईट हेल्दी। हाँ जी, ईट हेल्दी, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। तो इसे लॉन्च किसने किया था? तो राइट आंसर इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ जी, जिसे महुआ कहते हैं आप। Who among the following won the 2022 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज? ये बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज। प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज है बेटा, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। डाइबेडो, फ्रैंकिस केरेस, सलमान रुश्दी, किरण देसाई, चेतन भगत। प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज 584, 584।
डायबिटो फ्रैंकिस केरेस, सलमान रुश्दी, किरण देसाई, चेतन भगत। नाम से ही मालूम चल जाएगा यार किसको मिला है, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन से लोग इनमें से आर्किटेक्ट हैं। हाँ जी, तो 9 आंसर विल बी डायबिटो फ्रैंकिस केरे। हाँ जी, डायबिटो फ्रैंकिस केरे इज द राइट आंसर। किंजल डैगर हाइपोसोनिक मिसाइल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किंजल डैगर हाइपरसोनिक मिसाइल 585 कौन से देश को बिलोंग करती है? यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया। किंजल डैगर हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजल जिसे हम डैगर कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, बिलोंग टू रशिया। With reference to the World Happiness Report, consider the following. India ranked 136 in the World Happiness Report. It is published by the World Economic Forum. कौन सा सही है? 586। हाँ जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप जानते हैं कि आप अपने देश में कितने खुश हैं चीज़ों से, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक आप जानते हैं 136 पर आई है, लेकिन इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं पब्लिश किया जाता। तो 1 ओनली इज द राइट आंसर। चेचन्या इज अ रिपब्लिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? चेचन्या, आपको मालूम है यहां पर काफी डिस्टर्बेंस रहती है हमेशा से। चेचन्या के बारे में आपने सुना होगा, काफी डिस्टर्बिंग एरिया है। रशिया, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया। चाइना, रशिया, यूएस, साउथ कोरिया। चेचन्या, राइट आंसर इज ए, रशिया। एक जमाने में, हाँ जी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामी टी वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड? लामी टाई इंडिया और किसके बीच हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 588। ओमान, साउथ अफ्रीका, सीशेल्स या जमान? जल्दी, लामी टाई, फास्ट। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है लामी टाई, हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो बिटवीन इंडिया एंड सीशेल्स, इंडिया और सीशेल्स के बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर? थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर 589। जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, यूके। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है और इंपोर्टर भी है। अब आप नाम से समझ रहे हैं, इंपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है, तो कंज्यूमर और इंपोर्टर दोनों है इंडिया। विद रेफरेंस टू द कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, it was designed by ISRO. It can engage targets located around the corners as the system bends and capture videos feed. जल्दी बताओ, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। सो कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम जो है, पहली चीज, इसरो ऐसी चीजें नहीं बनाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सही है, ये बेटा हमारा जो डीआरडीओ की लेबोरेटरीज हैं वो बनाती हैं। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन रूकरी ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल? अरे सबको मालूम है, ये ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा? दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टर्टल्स में शामिल हैं, सबसे छोटे टर्टल्स होते हैं। गहीर माथा जो कि उड़ीसा में। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। विद रेफरेंस टू आईएनएस वलसूरा, कंसीडर द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट स्कॉलर टू आईएनएस वलसूरा, नेवीज प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। आईएनएस वलसूरा इज अ प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन नेवी बेस इन जामनगर, गुजरात। हाँ जी, आईएनएस वलसूरा 592। इसे अभी आपको मालूम होना चाहिए, अवार्ड मिला है।
हाँ जी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इसे प्रेसिडेंट स्कॉलर से सम्मानित किया गया है। हाँ जी, जामनगर में है। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर 2021, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर रिलीज बाय, जल्दी बताइए। 593। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नन ऑफ द अबव। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, कि हम एक्सपोर्ट के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। हाँ जी, तो राइट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। Which of the following country has announced a new defense space command agency to counter the growing influence of Russia and China in space? ठीक है, हाँ जी, कमांड एजेंसी टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस रशिया एंड चाइना इन स्पेस। 594, जल्दी देखो। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जर्मनी। बिल्कुल सही है, 594 का। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सामने आ रहा है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत मिशन, इसे किसने लॉन्च किया था? निपुण भारत 595। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ होम, यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल, यूनियन, नन ऑफ द अबव। निपुण भारत, हाँ जी, जल्दी बताओ, बहुत आसान। इसे जो है बेटा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द आर्टेमिस प्रोग्राम इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दैट इज बीइंग लेड बाय। आर्टेमिस प्रोग्राम आपने सुना होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। हाँ जी, जक्सा, इसरो, नासा, ईसा। हाँ जी, आर्टेमिस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, 396 सबको मालूम है। हाँ जी, आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का है। With reference to the Abel Prize, considered following, बहुत important. The Norwegian Academy of Science and Letters has awarded the Abel Prize for the year 2022 to Dennis Pernell Sullivan. The Abel Prize is a prize awarded annually by the King of Norway to one or more outstanding mathematician. ये बेटा मैथ्स का नोबेल प्राइज है, आपको मालूम होना चाहिए। ये मैथ्स का नोबेल प्राइज कहलाता है, एबेल प्राइज। The Norwegian Academy of Science and Letters awarded the prize to Dennis Pernell Sullivan. Prize awarded by the King of Norway. हाँ जी, Asia's largest event on civil aviation, Wings India, has kicked off at। हाँ जी, सिविल एविएशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट। 598, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। विंग्स इंडिया सिविल एविएशन पर हैदराबाद में। ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNEP, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एक संस्थान है जिसका नाम है IQ एयर, वो करती है। नाइन आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसे IQ एयर द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द बिप्लोबी भारत गैलरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बिप्लोबी भारत कहां पे खोला है? 600। बिप्लोबी भारत नाम से मालूम चल रहा है। राइट आंसर इज कोलकाता इज द राइट आंसर। तो भाई ये देखिए, इस तरह से हमने अपना पूरा वादा आपके साथ किया पूरा। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। इसके साथ साथ आप हमें जो है वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.mbibe.com पर, जहां पर आपको हमारे अमेजिंग कंटेंट, बुक्स और AI बेस्ड टेस्ट देकर के आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।
टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.